हाँ तो जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम एंटीबॉडीज की संरचना के बारे में देखते हैं। प्रतिरक्षी कैसे होते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षी कब बनते हैं। तो जब कोई रोगाणु प्रवेश करता है, जब कोई एंटीजन प्रवेश करता है, एंटीजन प्रवेश करता है, प्रतिजन प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर में प्रतिजन का मतलब ये सारे रोगाणु होते हैं, ये रोग फैलाने वाले होते हैं। तो इनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तैयार होती है। क्या तैयार होती है? प्रतिरक्षा बनती है। और ये प्रतिरक्षा बनती है तो ये प्रतिरक्षा उस रोगाणु से लड़ती है और उसको नष्ट कर देती है और हम सही हो जाते हैं। अब ये प्रतिरक्षा एक तो हमारे शरीर में पहले से रहती है, जन्म के समय से ही रहती है। उस प्रतिरक्षा को तो कहा जाता है सहज प्रतिरक्षा, वो तो पहले से ही है। एक प्रतिरक्षा बाद में तैयार करवाई जाती है, टीके लगा करके, टीके लगा करके प्रतिरक्षा तैयार की जाती है। तो सहज तो है, क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षा है। और ये विशिष्ट प्रतिरक्षा है जो अपन बाद में तैयार करते हैं। जैसे बीसीजी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का लगाया जाता है। पिछले दिनों कोरोना का टीका लगा करके हमारे शरीर में कोरोना की प्रतिरक्षा तैयार की गई है। अब कोरोना के हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पहले से प्रवेश करवा दिए गए हैं। जब भी कोरोना का वायरस आएगा तो वो उनसे लड़के और उनको क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो अब कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, सबके टीके लगे हुए हैं, कोई खतरे की बात नहीं है। तो जो प्रतिरक्षा तैयार होते हैं वो किस प्रकार से प्रतिजन से लड़ते हैं और उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, उसकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब एंटीजन प्रवेश करता है शरीर में, प्रतिजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है, उसी समय हमारे रक्त में पाए जाने वाले बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट है, बी लसीकाणु इनको कहते हैं। ये बी लसीकाणु, बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा तैयार करने का कार्य करते हैं। जब भी कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो बी लिम्फोसाइट रक्त में पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। और ये लिम्फोसाइट हैं, ये शरीर में प्रतिरक्षा तैयार करने का कार्य करते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? प्रतिरक्षी हैं, प्रतिरक्षी हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। या प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो एमिनो अम्लों के बने होते हैं, एमिनो अम्लों के बने होते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं, ये भी अमीनो अम्लों की है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं। ठीक है, तो प्रतिरक्षी किसके बने होते हैं? बोले तो प्रोटीन के, एमिनो अम्लों के या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के प्रतिरक्षी बने होते हैं। प्रतिरक्षी अनेक प्रकार के होते हैं, इनको IG से लिखा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन। इससे इम्यूनोग्लोबिन, तो एक तो देखो इम्यूनोग्लोबिन M है, IgM, एक IgG है, ये प्रतिरक्षी है, इनके नाम है इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन G, IgA है, IgM, IgG, IgA, IgD है, IgD है, और एक IgE है। ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी हैं। ये हमारे शरीर में किस प्रकार से बनते हैं, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो देखो प्रतिरक्षी की जो संरचना है ना, वो याद रखना वाई के आकार की होती है। कैसी होती है? वाई के आकार की संरचना कैसी होती है? वाई के आकार की होती है। प्रतिरक्षी की संरचना में 2 इकाइयां होती है। कितनी इकाइयां होती हैं? 2 इकाइयां होती हैं। एक इकाई बड़ी और भारी होती है और एक छोटी और हल्की होती है। ठीक है, बड़ी जो इकाई है ना, ये देखना ऐसे, ये वाई के आकार ऐसे। ठीक है, ऐसी संरचना। और ये जो मैं बना रहा हूं, ये प्रतिरक्षी की बड़ी श्रृंखला बना रहा हूं। ये बड़ी श्रृंखला है, ऐसे ही बनानी है आपको। ये प्रतिरक्षी की बड़ी श्रृंखला है। ये देखो वाई के आकार का दिख रहा है।
अच्छा, ये जो श्रृंखला है, ये देखो यहां से देखें अपन तो एच के आकार की लग रही है, ये बीच में एच के टाइप के, यहाँ दोनों बड़ी श्रृंखलाओं को जोड़ने का कार्य डाई सल्फाइड बंद करता है। कौन सा बंद द्वारा जुड़ी रहती है? डाई सल्फाइड बंद द्वारा दोनों आपस में जुड़ी रहती है। चलो दो दो एस लगा दिए अपन ने, तो डाई सल्फाइड बंद मान लिया। ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं आपस में किस बंद द्वारा जुड़ी रहती हैं? डाई सल्फाइड बंद द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है, यहां इन दोनों श्रृंखलाओं के कार्बोक्सिलिक समूह होता है। कौन सा समूह होता है? कार्बोक्सिलिक समूह होता है। चलो याद रखेंगे अपन। ठीक है, अच्छा, एक इस श्रृंखला के अंदर ही और एक और लड़ी पाई जाती है, और श्रृंखला पाई जाती है। दो श्रृंखलाएं बताई मैंने, और एक ये श्रृंखला है, ये छोटी श्रृंखला है, ये प्रतिरक्षी की छोटी श्रृंखला। देखो, ये तो एक बड़ी श्रृंखला, ये तो बड़ी श्रृंखला, और ये दोनों छोटी श्रृंखला। ठीक है, ये भारी रहती है, इनके अंदर अमीनो अम्ल भरे रहते हैं पूरे के पूरे, तो इनको पूरे को अपन भर देते हैं, इनमें अमीनो अम्ल भरे रहते हैं। याद रखना, बड़ी जो श्रृंखला है ये दोनों, या एक बड़ी श्रृंखला, इसमें एक श्रृंखला में 440 अमीनो अम्ल भरे रहते हैं। कितने अमीनो अम्ल? 440 अमीनो अम्ल भरे रहते हैं। और छोटी जो श्रृंखला है इसके अंदर 220 अमीनो अम्ल भरे रहते हैं। ये तो 440 अमीनो अम्लों से युक्त है, और ये 220 अमीनो अम्लों से युक्त है। चलो अब अपन बात करते हैं, ये भरे हुए हैं अमीनो अम्ल। ठीक है, इन श्रृंखलाओं को, ये जो श्रृंखला है ना दोनों छोटे वाली, ये तो हल्की है, तो इनको हल्की या छोटी श्रृंखला कहा जाता है। हल्की श्रृंखला या छोटी श्रृंखला, लघु श्रृंखला कहिए। चलो, और ये दोनों बड़ी हैं, तो इनको बड़ी श्रृंखला या भारी श्रृंखला कहा जाता है। भारी श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षी का वह भाग जहां प्रतिजन आके क्रिया करेगा, प्रतिजन आके क्रिया करेगा, तो ये भाग है ना प्रतिरक्षी का, यहां प्रतिजन आके क्रिया करेगा, जुड़ेगा, यहां प्रतिजन आएगा, इसके अंदर से निकलेगा, और ये इनको नष्ट कर देंगे। तो वह भाग जहां प्रतिजन आके क्रिया करता है, उस भाग को पैराटोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी? पैराटोप। ठीक है, कौन सा भाग है? पैराटोप। कौन सा? वह भाग जहां प्रतिरक्षी आके क्रिया करेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो भाग होता है नीचे वाला, ये हमेशा ऐसा ही रहता है, परमानेंट ऐसा ही रहता है, तो इस भाग को कहा जाता है बेटा जी स्थिर भाग। प्रतिरक्षी का कैसा भाग कहा जाता है? स्थिर भाग कहा जाता है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो भाग है, ये प्रतिजन आने पे अपनी स्थिति में चेंज करता है, अपनी जो बनावट है उसमें भी ये चेंज करता है, क्योंकि यहाँ तो प्रतिरक्षी आके जुड़ने वाला है, तो इन भागों को कहा जाता है अस्थिर भाग। क्या कहा जाता है इसको? अस्थिर भाग कहा जाता है। नीचे वाला तो क्या है? स्थिर भाग है, और ऊपर वाला क्या है? अस्थिर भाग है। ठीक है, संपूर्ण प्रतिरक्षी की जो संरचना है, इसको बेटा जी याद रखना H2L2 श्रृंखला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? H2L2। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो H वाली श्रृंखला, ये H है, तो ये श्रृंखलाएं कितनी है? 2 है, तो दो तो H2 लड़ियां, और ये दो ही क्या है? L वाली लड़ियां, तो इनको 2 लड़ियां। ठीक है, एक H श्रृंखला मतलब एक हल्की, और एक L श्रृंखला मतलब हल्की श्रृंखला, और H भारी श्रृंखला। एक हल्की और एक भारी श्रृंखला दोनों मिलके एक अर्धांश बनाती है। क्या बनाती है? एक अर्धांश बनाती है। मतलब एक अर्धांश का मतलब एक H व एक H। इसलिए प्रतिरक्षी की श्रृंखला है वो 2 अर्धांशों से मिलकर बनी होती है। कितने अर्धांशों से मिलकर बनी होती है? 2 अर्धांशों से मिलकर बनी होती है। जो अस्थिर भाग है ना, उसको याद रखना FAB भाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? FAB भाग, अस्थिर भाग को। और जो स्थिर भाग है ना, उसको स्थिर भाग या FC भाग भी कहा जाता है। FC भाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह है वो जुड़ा रहता है। दोनों प्रतिरक्षी आपस में डाई सल्फाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलो इतनी बातें कर ली अपन ने। ऐसी श्रृंखला बनानी है आपको प्रतिरक्षी की।
यहाँ आके वह भाग जो प्रतिजन आने पे सक्रिय होगा, क्रिया करेगा, उसको क्या कहा जाता है? पैराटोप कहा जाता है। याद रखना, वो भाग क्या कहलाता है? अस्थिर भाग कहलाता है। एफ ए बी भाग भी उसको कहा जाता है। एक हल्की और एक भारी श्रृंखलाएं दोनों आपस में मिलके और एक लड़ी का निर्माण करती हैं, एक एकलक बनाती हैं। इसलिए प्रतिरक्षी की संरचना में दो एकलक आपस में मिलकर प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, या इनको अर्धांश अपन कह सकते हैं। इसी प्रकार की बेटा प्रतिरक्षी की संरचना है। ठीक है, और ये दोनों एकलक आपस में किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? डाई सल्फाइड बंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये कक्षा 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव कल्याण नहीं, मानव के सामान्य रोग जो पाठ है उसमें प्रतिरक्षी की संरचना है, अपने परीक्षा में आने की संभावना है पूरी पूरी। ठीक है बेटा जी, धन्यवाद, याद रखना, पढ़ना।